भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़े बिजनेस घरानों का दबदबा हमेशा से रहा है। देश के कारोबार में विशाल कारोबारी समूहों की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन ये स्थिति अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि भारत में कारोबारी प्रतिस्पर्धा बढ़े और बड़े बिजनेस समूह अपने उत्पादों और सेवाओं को महंगा ना बेचें, तो इन विशाल कारोबारी समूहों का आकार छोटा करना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर बिरल आचार्य ने अमेरिकी रिसर्च ग्रुप ब्रुकलिन्स इंस्टीट्यूट के एक नए पेपर में ये सलाह दी है। फिलहाल न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी सर्टन ने अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर आचार्य के मुताबिक 1991 में उदारीकरण को अपनाए जाने के बाद से इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन यानी कि एक ऐसी स्थिति जिसमें देश के कुल उत्पादन पर कुछ ही कंपनियों का एक वर्चस्व होता है, उसमें तेजी से गिरावट आई है। लेकिन 2015 के बाद इसमें फिर तेजी का दौर शुरू हो गया था। बहरहाल 2021 में भारत के 5 बड़े बिजनेस घरानों, जिनमें रिलायंस, अदानी, टाटा समूह, आदित्य बिरला ग्रुप और भारती एयरटेल की स्थिति पर एक नज़र डाल लेते हैं। इस साल गैर वित्तीय सेक्टरों में इनकी संपत्ति की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 18% पर पहुंच गई है। 1991 में ये 10% थी। विरल आचार्य कहते हैं कि इन कंपनियों ने न सिर्फ बेहद छोटी कंपनियों की कीमत पर अपना विस्तार किया, बल्कि ये 5 सबसे बड़ी कंपनियों की कीमत पर भी बढ़ी हैं, क्योंकि इस दौरान इन 5 सबसे बड़ी कंपनियों की बाजार हिस्सेदारी 18% से घटकर 9% हो गई है। विरल आचार्य के मुताबिक ऐसा कई वजहों से हुआ होगा। इनमें से एक, बड़ी कंपनी की ओर से मुश्किल में फंसी कंपनियों को खरीदना, विलय और अधिग्रहण की बढ़ती भूख के अलावा सरकार की ओर से ऐसी औद्योगिक नीति को बढ़ावा देना भी शामिल है जिसमें बड़ी कंपनियों को परियोजना आवंटित करने में तवज्जो दी जाती है। इसमें कंपनियों की ओर से अपने उत्पादन और सेवाओं की कीमत अकल्पनीय रूप से कम रखे जाने की नीति भी शामिल है, जिसे ओर से नियामक एजेंसियां अमूमन अपनी आंखें बंद करे रहती हैं। विरल आचार्य आगे बताते हैं कि ये प्रवृत्तियां चिंतित करने वाली हैं। इसमें क्रोनी कैपिटलिज्म की स्थिति बनती है, यानी ऐसी स्थिति जिसमें राजनीतिक संपर्क के जरिए बिजनेस परियोजनाएं हासिल की जाती हैं। ऐसे हालात में कॉरपोरेट कंपनियों के समूह के अंदर गैर कानूनी लेन देन भी हो सकता है। सरकार या राजनीतिक नेतृत्व की नज़दीकी रखने वाली कंपनियों को बैंक से ज़्यादा कर्ज मिलता रहता है। इससे इन कंपनियों को अपना विस्तार करने के लिए आसानी से फंड मुहैया कराया जाता है, और लेकिन दूसरे प्रतिस्पर्धियों के लिए मुकाबला मुश्किल होता चला जाता है। हाल ही में अदानी ग्रुप पर शॉर्ट सेलर फर्म हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में समूह के ज़रूरत से ज़्यादा लेवरेज कर सवाल उठाया गया था। अदानी समूह पर हिडेनबर्ग की इस रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप के मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारी गिरावट लाई और शेयर बाजार में निवेशकों के अरबों डॉलर डूबते चले गए। इससे पहले कुछ दूसरे देशों में इस तरह के मामलों के भी गंभीर परिणाम सामने आ चुके हैं। IMF के पूर्व इंडिया हेड जॉस फेलमैन ने BBC से इस मुद्दे पर बातचीत की थी और उन्होंने कहा था कि इस तरह की नेशनल चैंपियन कंपनियां आसानी से ओवर लेवरेज हो जाती हैं, फिर धराशायी भी हो जाती हैं। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बहुत अधिक नुकसान होता है और कई एशियाई देशों में ऐसा हो भी चुका है। खास करके 1998 में इंडोनेशिया में ऐसा बहुत ज़्यादा देखने को मिला था। अर्थशास्त्री नोरिल रोबिन ने फरवरी में प्रोजेक्ट सिंडिकेट के लिए लिखे अपने कॉलम में भारत के उस इकोनॉमिक मॉडल पर चिंता व्यक्त की थी जिसमें कुछ नेशनल चैंपियनों या विशाल निजी ओलिगार्क बिजनेस घरानों को अर्थव्यवस्था के एक बड़े हिस्से को नियंत्रित करने दिया जा रहा है। उन्होंने लिखा था, इस नीति की वजह से ओलिगार्क बिजनेस घराने पॉलिसी मेकिंग पर कब्जा करने में कामयाब हो रहे हैं। इससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है। ओलिगार्की वो स्थिति होती है जब कुछ लोग अपने अकूत संपत्तियों या बिजनेस हितों से राजनीतिक ताकत हासिल कर लेते हैं और नीतियों को प्रभावित करने लगते हैं। रॉबिनी ने कहा था कि ऐसे हालात की वजह से इनोवेशन खत्म होने लगते हैं। देश के अहम उद्योगों में स्टार्टअप और दूसरी घरेलू कंपनियों की एंट्री भी बंद हो जाती है। भारत की ओर से नेशनल चैंपियन कंपनियां खड़े करने के लिए अपनाई जा रही नीति कुछ ऐसी ही रही है जैसे 1990 के दशक में चीन, इंडोनेशिया और दक्षिण कोरिया ने अपनाई थी। ऐसी कंपनियां किसी परिवार की ओर से चलाए जाने वाले विशाल बिजनेस ग्रुप होते हैं। इन्हें चेबल्स कहा जाता है। स्मार्टफोन बनाने वाली विशाल कंपनियां सैमसंग चेबोल यानी कि परिवार के स्वामित्व वाली सबसे बड़ी कंपनी का एक उदाहरण है। एक समय में दक्षिण कोरिया की अर्थव्यवस्था में इस कंपनी का एकाधिकार हुआ करता था। आचार्य का कहना है,
लेकिन भारत की तरह इन देशों ने अपनी विशाल कंपनियों को बचाने के लिए टैरिफ की आसानी दरों पर सहायता या सहारा नहीं दिया गया। दूसरी ओर भारत अपनी घरेलू उद्योगों और विशाल बिजनेस समूहों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षणवादी नीतियां अपनाता चला जा रहा है और इन सब का असर दुनिया की अगली फैक्ट्री बनने की भारत की कोशिशों पर लगातार पड़ रहा है। आचार्य और रोवनी दोनों का कहना है कि अगर भारत वैश्विक स्तर पर ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बनकर उभरना चाहता है तो उस टैरिफ घटाना होगा, चाइना +1 ट्रेंड का फ़ायदा उठाना होगा। इस ट्रेंड के तहत कई बड़ी कंपनियां अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत और वियतनाम जैसे देशों में शिफ्ट करना चाहती हैं। विरल आचार्य का कहना है कि इंडस्ट्रियल कॉन्सेंट्रेशन का घरेलू अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। बाजार में बिग 5 की बढ़ती ताकत लगातार मुख्य महंगाई यानी कि 4 इन्फ्लेशन रेट दर को ऊंचा बनाए रख सकती है। आचार्य ने अपने एक पेपर में लिखा, हालांकि इस बारे में एक विस्तृत जांच की जरूरत है, लेकिन हम पाते हैं कि मार्केट पावर और कम लागत पर लगाकर ज़्यादा कीमत वसूलने के बीच अनौपचारिकता रिश्ता तो है ही। उनका कहना है कि इन विशाल कंपनियों के पास अभूतपूर्व प्राइसिंग पावर है और वे इंडस्ट्री में दूसरी कंपनियों की तुलना में इस मामले में फ़ायदे की स्थिति में है। प्राइसिंग पावर का मतलब है ये बड़ी कंपनियां लंबे समय तक अपने उत्पादों और सेवाओं की कीमत कम रख सकती हैं। इससे प्रतिस्पर्धी कंपनियों के लिए बाजार से टिकना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कुछ दूसरे अर्थशास्त्रियों ने बताया कि उन्हें इस अंतर संदेह पर संदेह है। फेलमैन कहते हैं कि अगर बिग 5 कंपनियां किसी नए सेक्टर में घुसती हैं तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो और बड़ी बन सकती हैं, लेकिन उस सेक्टर की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ जाएगी और कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो जाएगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की कंपनी जियो का टेलीकॉम सेक्टर में प्रवेश करना है। उसके घुसते ही इस सेक्टर में सेवाओं की कीमतें घटने लग गई। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट मदल सवलवीस ने बताया कि इस थ्योरी के पक्ष में पर्याप्त सबूत नहीं है। वो बताते हैं कि एयरलाइन सेक्टर का उदाहरण ले लीजिए। इन दिग्गज कंपनियों में से अधिकतर की इस सेक्टर में मौजूदगी है ही नहीं। इस सेक्टर में छोटी कंपनियों का वर्चस्व बना हुआ है, फिर भी किराया लगातार बढ़ता जा रहा है। वो कहते हैं कि उपभोक्ता के स्तर पर जो सेक्टर कोर इन्फ्लुएंसर यानी कि खाद्य और ईंधन की कीमतों को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा इन सब को रफ्तार देती है। उनमें इन विशाल कंपनियों की मौजूदगी नहीं है, जैसे मनोरंजन, शिक्षा, हेल्थ, घरेलू सामान, कंज्यूमर और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो बिग 5 कंपनियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। भारत सरकार की नीतियों द्वारा ये सवाल विपक्ष के द्वारा उठाया जाता है कि आप इन कंपनियों को बढ़ावा देकर बाकी कंपनियों का शोषण या हनन क्यों कर रहे हैं। देश में कारोबारियों की प्रतिस्पर्धा लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये जो थ्योरी हमने आपको बताई, ये कुछ अर्थशास्त्रियों की थ्योरी है। इस प्रकार से थ्योरी है कि वो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको वैश्विक स्तर पर बड़ा बनना है, देश को आगे ले जाना है, कारोबार को विश्व स्तरीय बनाना है, तो आपको अपनी संचय नीति को कम करना होगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए देखते रहे नजर टुडे। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई जानकारी अच्छी लगती है या फिर आप इसमें कोई जानकारी को और ऐड कराना चाहते हैं या विस्तृत रूप से समझाना या बताना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप हमें कमेंट करके हमारी गलतियों को और अच्छे तथ्यों को भी बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।